आज कुछ कुछ है ना, हम लोग वीडियो भी देखेंगे। ठीक है ना, कैसे एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है ना। तो आज क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मास। तो हम लोग बताइए थे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम लोग क्या चेक करते थे? स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी था ना, कि मेनली हम लोग इसमें स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो स्ट्रेंथ कैसा हो सकता है? यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो आज जो मेरा फोकस है वो यूसीएस और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है ना, उस पर फोकस है मेरा। ठीक है ना, तो आगे वो डिटेल पढ़ेंगे कुछ स्लाइड के बाद, 10-12 स्लाइड के बाद से स्टार्ट होगा। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ होता क्या है। अगर जनरल टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेंथ क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट एन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इज नोन एज इट्स स्ट्रेंथ। मान लो मेरा हाथ कोई पूछेगा तुम्हारे पास ताकत कितना है, ठीक है ना। मान लो हाथ का कोई ताकत पूछा जाएगा, आपके हैंड में कितना ताकत है, स्ट्रेंथ क्या है। तो जितना हम लोग लोड इसमें उठा पाए, जितना सह पाए, जितना लोड को हम लोग बर्दाश्त कर पाए, एक तरीके से वही हो गया स्ट्रेंथ। ठीक है ना। बट इन रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, स्ट्रेंथ का जो डिफिनेशन होता है ना रॉक मैकेनिक्स में, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट रप्चर इन ए रॉक मास। मतलब क्या? ये स्ट्रेंथ का सब कहीं भी फॉर्मूला जो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू रप्चर ए रॉक मास। मतलब क्या कि कोई रॉक मास है, तो इसमें हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, मान लो जो भी इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो किस फोर्स पे, मतलब एक यूनिट एरिया कहीं भी डिफिनेशन होता है तो पर यूनिट, मतलब पर यूनिट ही डिफाइन करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट रप्चर, मतलब ये रोग जो है ब्रेक कर जाए। कितने फोर्स पे ब्रेक करेगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लगेगा कि वो रोग ब्रेक कर जाए। तो वो हम लोग को रॉक मैकेनिक्स में इस तरीके से स्ट्रेंथ का डिफिनेशन होता है। तो पिक्चर देख लो, कल भी पढ़ाए हुए थे ना हम कि अनकन्फाइंड पढ़े थे और एक कन्फाइंड पढ़े थे। तो यूसीएस को है ना, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लिखते रहे। यूनी यूसीएस तुम लोग बहुत बार सुनने होंगे, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और इसी को हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। अनकन्फाइंड मतलब क्या? अनकन्फाइंड मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि ये दो लोडिंग प्लेट है, ठीक है ना। ये दो लोडिंग प्लेट है, इसके बीच में हम इस सैंपल को रखे हुए थे। इसमें क्या हो रहा है साइड से, मतलब जब भी ध्यान रखना, हम लोग वर्टिकल प्रेशर को हमेशा सिग्मा 1 से डिनोट करेंगे। एक तरीके से स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है सिग्मा 1 से, ठीक है ना। और साइड वाले को सिग्मा 3 2 जो। तो यहाँ पे क्या है, साइड से कोई प्रेशर लग रहा है इसमें? साइड से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। साइड ला प्रेशर कितना है? 0 है। साइड ला प्रेशर कितना है? 0 है। मतलब क्या है, ये अनकन्फाइंड है। सिर्फ जो प्रेशर लग रहा है वो इसमें हम लोग एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके को हम लोग अनकन्फाइंड बोलते हैं। और कन्फाइंड किसको बोलते हैं? ये देखो, ये बाहर हमको सैंपल नजर नहीं आ रहा है। मतलब क्या, एक पॉकेट है, एक जैकेट है, जिसके अंदर हम लोग सैंपल यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये क्या करेगा, सैंपल को इधर, वो है ना जब हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मान लो ऊपर से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो क्या है, ये जो सैंपल है थोड़ा एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, इधर भी फैलने की कोशिश करेगा, करेगा ना। इधर फैलने की कोशिश करेगा सैंपल, तो यहाँ पे वो फैल सकता है क्योंकि साइड से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइड में फैलने ही नहीं देगा, साइड अंदर में तो उसका अरेंजमेंट ऐसा करके रखा गया है कि ये साइड की ओर फैलने नहीं देगा। सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी को मतलब बर्दाश्त करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कन्फाइनमेंट है। साइड से मतलब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, उसका कनेक्शन क्या हुआ रहता है ऑयल प्रेशर वगैरह के थ्रू। ये ट्राइएक्सियल टेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कन्फाइंड क्या है और अनकन्फाइंड क्या है, या मतलब कन्फाइंड क्या हो गया और अनकन्फाइंड क्या हो गया, समझ में आ गया। तो यही है यहाँ पे, मतलब क्या है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट, यहाँ पे भी था ना, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट रप्चर इन रॉक मास एट ए गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब वो कन्फाइंड रॉक मास है या अनकन्फाइंड है, मतलब हम लोग साइड से इसमें कोई कोई प्रेशर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। मतलब अब क्या होता है कि जब सिलेंड्रिकल रॉक सैंपल रहेगा, जब इसको टेस्ट करेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन में, मतलब क्या, साइड से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, साइड वाला प्रेशर जीरो है, जिसको लेटरल प्रेशर बोलते हैं। या लेटरल स्ट्रेस बोलो, ठीक है ना, यहाँ स्ट्रेस टर्म यूज होता है। और ये वर्टिकल स्ट्रेस हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्या कि ब्रिटल फेल्योर क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होता है, और डक्टाइल फ्रैक्चर कब होता है। ब्रिटल और डक्टाइल, ये मटेरियल सुनते होंगे ना, तो हम तुम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। ब्रिटल होता है बोन, जो अपना हड्डी वगैरह होता है ना, वो ब्रिटल नेचर का होता है। और डक्टाइल क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम का वायर वगैरह होता है ना, वो डक्टाइल नेचर का होता है। अब दोनों को तोड़ने की कोशिश करो, हड्डी को भी तोड़ने की कोशिश करो और एल्युमिनियम वाले को भी तोड़ने की कोशिश करो। तो हड्डी क्या है, हड्डी में जब प्रेशर पड़ेगा, जितना स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वो टूट जाएगा। तो वो जो फ्रैक्चर जैसा होगा ना, ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। और एल्युमिनियम का क्या करो, वायर ले लो, इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो 4 बार 5 बार ऐसे ऐसे घुमा तो टूटेगा, है ना। जबकि हड्डी को वैसा करेंगे टूटेगा कि, हड्डी तो अचानक से टूट जाएगा। जबकि डक्टाइल मटेरियल जो एल्युमिनियम वायर होता है कैसा होगा, 4 5 बार इसको ऊपर नीचे एक ठो बोलो सिंपल टर्म में, तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यही ब्रिटल और डक्टाइल में यही डिफरेंस है। तो ब्रिटल ब्रिटल फेल्योर कब होता है, जब हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेशन करेंगे, मतलब क्या, साइड से लेटरल लेटरल कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, तो उस केस में जो फेल्योर होगा ना, वो ब्रिटल फेल्योर होगा। तो क्या है, ए सिलेंड्रिकल रॉक सैंपल व्हेन टेस्टेड इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन दैट इज विदाउट लेटरल रेसिस्टेंट। मतलब हम लोग साइड में भी इसको फैलने के लिए अलाउ कर रहे हैं, हम साइड से कोई प्रेशर रेसिस्टेंट नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में जो फेल्योर होगा विल बिहेव एज ए ब्रिटल मटेरियल। तो उस केस में वो क्या, कैसा मटेरियल शो करेगा, ब्रिटल नेचर का। अब ब्रिटल फेल्योर होगा उसमें। और इसमें जो फेल होगा ना, फेल एट कंपेरेटिवली लेसर लेसर स्ट्रेन, मतलब हम हो सकता है इसमें 100 MPa का स्ट्रेस लगाएं और ये फेल कर जाए। लेकिन जब डक्टाइल मटेरियल मतलब साइड से फैलने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, साइड से इसमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये और ज़्यादा स्ट्रेस झेल पाएगा, मतलब और ज़्यादा स्ट्रेस पे वो फेल करेगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, लेसर स्ट्रेन में फेल कर सकता है, लेसर स्ट्रेस में फेल कर सकता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल वो ज़्यादा स्ट्रेस पे फेल करता है। तो यहाँ पे भी देखो, वो यहाँ पे क्या था कि ब्रिटल अनकम्प्रेशन, मतलब ब्रिटल और अनकन्फाइंड कंप्रेशन, और यहाँ पे देखो क्या है, बट द सेम सैंपल व्हेन टेस्टेड अंडर हाई लेटरल प्रेशर, मतलब साइड से क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर लगा रहे हैं, इन मटेरियल को साइड से एकदम पकड़ कर रखे हुए हैं, ठीक है ना, होल्ड करके रखे हुए हैं, उसको हम लोग साइड की ओर एक्सपांस मतलब एक्सपैंड होने नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में मटेरियल कैसा शो करेगा, बिहेव्स लाइक ए डक्टाइल मटेरियल एंड फेल्स एट एन इंक्रीज स्ट्रेन। मतलब क्या, स्ट्रेन का बात कर रहा है, स्ट्रेन मतलब क्या, एक तरीके से मान लो जो क्रेक वगैरह जो भी डेवलप होगा ना, सिंपल अगर हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिन लेंथ, है ना। लेटरल स्ट्रेन वगैरह जो होता है, पॉइजन रेशियो वगैरह जो होता है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ।
मतलब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा, और उस केस में क्या होगा, कम चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है ना, लेंथ मान लो अगर लेंथ है, इस तरीके का कोई मटेरियल है, ठीक है ना, अगर इसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं जिससे क्या होगा, लेंथ तो कम होगा लेकिन इसका मोटाई बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान कर चलो, इसी में इस फिगर में दिखाएंगे तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा, है ना ऐसा, क्योंकि साइड में भी फैलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेन डेवलप होगा ना, कम स्ट्रेन मतलब क्या, कम स्ट्रेस में ही यहाँ मटेरियल टूट जाएगा, इसलिए कम स्ट्रेन डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्ट्रेस में मटेरियल टूटेगा तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। अब देखो एग्जांपल हम जो दिए थे बोन का, एक क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम वायर का, यहाँ पे देखो ये जो स्टील वाला पाइप होता है ना, आयरन पाइप वगैरह जो होता है, मान लो पाइप वाटर सप्लाई वाला, और ये क्या है गया, ये हो गया अपना पाइप, वही मतलब कौन सा पाइप बोलो, वो प्लास्टिक वाला पाइप है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब डक्टाइल फेल्योर होगा ना, तो एक ही जगह से होगा, ठीक है ना, देखो एक जगह से फेल्योर हो गया और लार्ज डिफॉर्मेशन होगा। जबकि ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होगा, चूर मतलब होता है ना, तीन चार टुकड़ा में, जैसे हड्डी मान लो टूटता है, कैसा टूटता है, तो वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पे है, अलग अलग मैनी पीसेज में हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लार्ज डिफॉर्मेशन होगा। लार्ज डिफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड से भी प्रेशर अप्लाई किया हुआ था। तो ये एग्जाम्पल है डक्टाइल और ब्रिटल का। ये बोन में जो फ्रैक्चर होता है सिंपल, यहाँ से ऐसा फ्रैक्चर हो गया, ये ब्रिटल फ्रैक्चर है। ब्रिटल फेल्योर क्या होता है, रेफर टू द ब्रेकेज ऑफ मटेरियल ड्यू टू सडन फ्रैक्चर। मतलब इसमें क्या है कि जैसे हड्डी वगैरह क्या है, अचानक से टूट जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा प्रेशर पड़ा टूट जाएगा, वो तुमको कोई इंडिकेशन नहीं देगा। द मटेरियल ब्रेक सडनली इन स्टीड ऑफ डिफॉर्मिंग, ये नहीं कि हड्डी पहले खिंचाएगा, लंबा चौड़ा होगा, उसके बाद टूटेगा, नहीं, अचानक से टूट जाएगा, ठीक है ना। तब फ्रैक्चरिंग और ब्रेकिंग जो होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लोड पे हो जाएगा, या इम्पैक्ट फोर्स या शॉक पे, जो होता है ना पैर वगैरह में, क्या इम्पैक्ट फोर्स पड़ेगा, टूट जाएगा। तो ये बोन उसका एग्जाम्पल हो गया। जबकि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, उसमें सब्सटेंशियल डिस्टॉर्शन होता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब क्या, कर्व जाएगा इस तरीके से, फिर आराम से ऐसे घूमेगा, उसके बाद टूटेगा इधर। लेकिन ब्रिटल वाला क्या होगा, यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ उसका लिमिट क्रॉस करेगा यहीं टूट जाएगा। और प्लास्टिक वाला क्या होगा, हल्का सा डिफॉर्मेशन दिखाएगा, स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा, बाद में जाकर टूटेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्यूमिनियम। देखो जब भी ब्रिटल फ्रैक्चर होगा ना, यहाँ पे देखो इस सरफेस के साथ नजर आ रहा है, ये ब्रिटल फ्रैक्चर का है। और जब डक्टाइल होगा और थोड़ा सा यहाँ पे सरफेस हो कैसा होगा, ये सब एक्चुअल में होता है। ये देखो फिगर भी है, या गोल्ड का है, ठीक है ना, स्टील का है, स्टील एट 300 केल्विन पे है और स्टील एट 80 केल्विन पे है। अलग अलग टेम्परेचर पे स्टील ब्रिटल और डक्टाइल नेचर शो करता है। 80 केल्विन पे ब्रिटल है और 300 केल्विन डक्टाइल है। अभी तुम लोग को ये दो तीन चीज जो हम बताएं, ये समझ में आया है कि अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, एल्युमिनियम का और बोन्स का, हड्डी का। तो डक्टाइल और ब्रिटल में फेल्योर भी कैसा होता है, मटेरियल कैसा होता है, कौन सा फेल्योर होता है, या फ्रैक्चर कैसा होता है, ये क्लियर है ना अभी तक, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, यही पढ़ा है, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड, डक्टाइल, ब्रिटल। है क्लियर सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बोलते जाओ। सूरज को क्लियर है, ठीक है।
ये भी देखो यहाँ पे किसका है कि ये ओरिजिनल शेप था, ठीक है ना। स्पेसिमेन मतलब क्या, जो रॉक सैंपल जो था जिसका टेस्टिंग के लिए लिए हुए सैंपल बनाए हुए हैं कि लैब में इसका टेस्टिंग करेंगे। जब ब्रिटल फ्रैक्चर होगा ना तो इस तरीके से होगा, मतलब तुमको नजर आएगा ये एक्चुअल में जो हम लोग रॉक मैकेनिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इसी तरीके से नजर आएगा। जबकि डक्टाइल वाले में क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको कौन और कप शेप बोला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कौन कौन कप शेप बोला जाता है, ठीक है, कौन और कप शेप। ठीक है ना। डक्टाइल फ्रैक्चर को है ना, अगर एग्जाम में कभी मान लो मिस्टेक से क्वेश्चन को दे देता है कौन और कप शेप का जो फ्रैक्चर होता है किसमें होता है, वो डक्टाइल फ्रैक्चर जो होता है उसको कौन और कप शेप का होता है। कौन और कप शेप कैसे बोला जा रहा है, ये देखो कप जैसा नजर आ रहा है इसी में कि इधर लगा दो ऐसे हैंडल तो कप बन गया, ठीक है ना। और कौन भी कैसा होता है, ऐसा ही कौन होता है ना। तो अगर सिंपल इसको ऐसा करे तो कौन शेप का बन रहा है, तो इसलिए कौन और कप शेप बोला जाता है, ठीक है। अब कभी भी थोड़ा सा ये चीज समझो, कभी भी डिफॉर्मेशन होता है ना, मान लो कोई भी चीज टूटता है तो ये नहीं कि अचानक से टूटता है, उसके अंदर भी कुछ कुछ प्रोसेस होता है। अगर कभी भी डिफॉर्मेशन या फ्रैक्चर होता है तो ये नहीं होता है कि अचानक से टूट जाए। पहले क्या होता है, नेकिंग होता है। नेकिंग क्या मतलब, ये बोतल जो होता है ना, बहुत बार देखना अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सुनोगे ना तो वो बोलेगा बोतल नेक हो गया है रोड। मतलब क्या कि इधर तो रोड चौड़ा है लेकिन बाद में बोतल का जो बोतल नेक मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया, सकरा हो जाता है, उसके बाद फिर रोड कंजेस्टेड वाला एरिया आ गया, फिर से वापस रोड चौड़ा हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बार बोलता है कि जो दिल्ली में जगह जगह बोतल नेक का जो सिचुएशन है ना, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। मतलब क्या कि रोड इधर से आ रहा था चौड़ा था लेकिन यहाँ कंजेस्टेड हो गया है। मार्केट वगैरह में ऐसा ही रोड होता है, उसके बाद भी बाहर निकला तो सही हो गया। तो ये बोटल नेक को अगर हम लोग दूर कर लेंगे ना तो कभी सड़क रोड पे जाम नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये सिंपल फ्रैक्चर कैसे होता है, उसमें नेकिंग टाइप्स होता है। पहले क्या है, जहाँ टूटेगा नहीं पतला होगा, जहाँ पर टूटने वाला होगा वहां पे माइक्रो क्रैक्स फॉर्मेशन का जनरेशन होगा। मतलब माइक्रो क्रैक मतलब क्या, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना उससे देख पाएंगे हम, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल क्रैक डेवलप होगा। उसके बाद वो क्रैक जो माइक्रो क्रैक था वो बड़ा बड़ा क्रैक बनेगा। और फिर क्रैक क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। जो जगह जगह क्रैक था ना डेवलप हुआ था, वो क्रैक एक दूसरे से लिंक हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में फ्रैक्चर होता है। तो इस तरीके से फ्रैक्चर होता है। अब इसे तुम लोग को माइनिंग सरदार ओवरमैन में ये कभी नहीं पूछेगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा सा 5 क्लास देख लो, ठीक है ना। क्योंकि यूसीएस वगैरह जब रॉक मैकेनिक्स पढ़ना है जो डी एस में दिया हुआ है, वहाँ पे इन सितु वर्ड यूज किया जाएगा, यूसीएस टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया जाता है, तो वही पढ़ना है। तो क्या होता है, एक बोला जाता है इन सितु टेस्ट, ठीक है ना, इन सितु टेस्ट। और एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट, जिसको लैब टेस्ट बोला जाता है। मतलब क्या है कि बहुत बार हम लोग है ना फील्ड में ही जाके टेस्ट कर लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या, इन सितु टेस्ट। अब बहुत बार होता है कि फील्ड में सारा लैब का इंस्ट्रूमेंट उठा के वहां ले जाके करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग एक सैंपल लेकर आएंगे और उसको लैब में टेस्ट करेंगे, तो उसको लेबोरेटरी टेस्ट बोला जाता है। ये देखो इन सितु टेस्ट कर रहा है, मतलब फील्ड में ही डायरेक्ट जो भी मेजरमेंट करना है कर रहा है। और हम लोग जब लैब में टेस्ट करते हैं ना तो इसके लिए इस तरीके के सैंपल प्रिपेयर करते हैं, जिसको इसी को कोर बोला जाता है। अब बोलते हैं कि 54 mm डायमीटर थी, ये 54 mm डायमीटर ही होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रॉक का है। ये किसका कोर है, ब्लैक नजर आ रहा है, किसका है, कोयला का है कोर है। ये किसका है, कोल का है। अब ये टेस्ट अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस टेस्ट को हम लोग है ना पॉइंट लोड इंडेक्स
टेस्ट बोलेंगे। पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट मतलब क्या, ये देखो पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसमें जो फ्रैक्चर होगा ना, तो उसके थ्रू हम लोग टेंसाइल भी स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी निकालते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ये इतना लंबा चौड़ा रॉक स्पेसिमेन है, ठीक है ना, इसको पतला पतला जो लेयर में अगर डिवाइड कर दें, क्या बोलते थे उसको, डिस्क बोलते हैं। तो ये टेस्ट मेनली ब्राजीलियन टेस्ट के लिए है। ये यूपीएमआई के सिलेबस में है, यूपी माइनिंग इंस्पेक्टर वाले के सिलेबस में है, ठीक है ना। ये एक पिक्चर देखो कैसे टूट रहा है ना। ये कुछ वैल्यू हम आगे थोड़ा दिखा देंगे। अब पहले है ना, थोड़ा सा एक वीडियो देख लो तुम लोग, बहुत लोग हो सकता है एक्सपेरिमेंट किए होगे। वो टूट रहा था, रॉक जो सैंपल लिए हुए थे ना, वो टूट रहा था। मशीन है जिसका कैपेसिटी 40 टन है। और ये जो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट कर रहा है, जो टीएमटी बार वगैरह जो होता है ना, रड जो होता है उसका, ये लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजरमेंट करते हैं। एक यूनिवर्सल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जहाँ से हम लोग क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। ये रॉक मैकेनिक्स के लेबोरेटरी में होता है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड मशीन है और ये मशीन का मेनली फंक्शन टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो अपना टीएमटी रहता है, वो टीएमटी का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो ये पोर्शन में चेक होगा, और जो उसका बेंड और रिबेंड टेस्ट है वो चेक करने के लिए हम लोग दो प्रकार का टेस्ट इसमें देखेंगे। एक होता है अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सैंपल यहाँ पे रखेंगे, और जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस चेक करना होगा ना, कि रड को मान लो बेंड करना है, तो बेंडिंग स्ट्रेस, या उसी तरीके से कहीं स्टार्टा है, कहीं बेंड हो रहा है, होता है सेगिंग होता है, तो उसके लिए चेकिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, सैंपल को इस जगह पे रख के। यहाँ पे मिनरल वगैरह लगेगा और बेंड टेस्ट यहाँ पे चेक होगा। हमारा 16 mm का रॉड है, और आइए हम इसमें सबसे पहले हम आपको देखो इसका हम लोग डाया दिखाते हैं जो हम टेस्टिंग के लिए डायमीटर का बोलते लिए हैं। हैं। हाँ, ये डायमीटर कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखो ये वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। कितना 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग, ये डायमीटर का मेजरमेंट हो रहा है। अब इसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक देख लो एक्सपेरिमेंट, अच्छा लगेगा देख। दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमने रॉड लिया है, और ये रॉड का जो लेंथ है, ये देखिए 303 है, और इसके बाद हम इसका भी वेट देखते हैं। ये हमारा वेट जो आया है 4794, ठीक है। ये एलुमिनेशन के लिए हम लोग चेक करने के लिए इसका वेट और इसकी लेंथ लिए हैं। देखो दोस्तों, ये हम लोग आपको इनिशियल गेज लेंथ, जैसे कि ये देखिए हम आपको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा इनिशियल गेज लेंथ हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फाइनली हमारा कितना है 80.1099 mm आ रहा है, जिसका हम मार्किंग सरिया के ऊपर करेंगे। देखो इस वीडियो को ध्यान से, ठीक है। ये आने के बाद ही हम लोग सरिया के ऊपर पंच करेंगे, और ये हमने पंच किया, एक हमारा ये रहा, और इधर एक पंच किए, ये हमारा रहा 80 mm। ओके, तो हम आपको IS कोड 1786 रिवीजन 2008, इसमें स्टील का कैसे कौन कौन से ग्रेड हैं और कैसे, और हमको किस प्रकार इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इल्यूमिनेशन, यील्ड, बैंड, रीबैंड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ग्रेड ऑफ स्टील इसके बारे में दिखाने की कोशिश। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ग्रेड ऑफ स्टील में सबसे पहला हमारा आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में हम लोगों का क्या है, Fe250 है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब Fe250 का मतलब है हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये है हमारा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जनरली क्या होता है, ये प्लेन बार में यूज होता है। अभी हम लोग साइड के लिए जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, उसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए H/SD, इसका मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, ठीक है। ये हमारे जनरली एरिया किसका, स्टील का एरिया π/d × d। देखो ये एरिया जब भी है ना हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, कि एरिया क्या होगा, मान लो अभी जो तुमको से एक क्या कहते हैं सैंपल दिखाए थे,
पाई बाय 4 डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो होगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच वो हो जाएगा 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। हम 16 mm का रॉड टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो पाई बाई 4 इंटू 16 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0.7853 इंटू 2.256 है, तो इसका एरिया हमारे हमको दोस्तों कितना मिल गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लिख के रखा हुआ है, टेंसाइल लोड बटा एरिया। एरिया तो निकाल लिया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि इसका डायमीटर यहाँ पे 16 है, लेकिन इसको टेंसाइल लोड पता नहीं है कि किस लोड पे फेल होगा, तो वो फेल कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। 201.036 mm स्क्वायर, ये किसका है, ये प्लेन बार का है। यदि हम इसी में टीएमटी बार की बात करते हैं तो दोस्तों ये देखिए, टीएमटी बार में जैसे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है, और उसके बाद इसका देखिए फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि इसमें रॉड जो है ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये एरिया हमारा कहाँ आना चाहिए। देखो रोड को एकदम फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये हमारा जो तरीके से हम लोग सैंपल को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। है ग्रिप के नीचे आना चाहिए, दोनों सेक्शन एरिया के ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए सरिया की। इसी तरीके से मॉनिटर में शो होता है, ग्राफ वगैरह सारा बनता है। अभी हमारा देखो ऊपर में क्या दिखा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट, जो बताया था ना स्ट्रेन, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 5.8 mm का हुआ है। कितना लोड अप्लाई किया है, 2.92 किलो न्यूटन का। और अभी पीक लोड जो मैक्सिमम लोड अप्लाई किया है वो 3.08 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हुआ है। और ये ग्राफ देखो बन रहा है ना। जो टीएमटी बार का टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लोड स्टार्ट हो गया है। तो अभी कितना हो गया, 14.8, 108.46, 108.46, और ग्राफ अभी ऐसा बनने, मतलब देखो यहाँ पे ग्राफ क्या था, इस तरीके से बना बना बना, और लास्ट में देखो यहाँ पे आके इल्ड होना स्टार्ट हुआ, मतलब अब वहां से वो साइन दे दिया है कि अब थोड़ी देर में ब्रेक करने वाला है। तो क्रैक वगैरह डेवलप हो गया, दिख रहा है ना क्रैक, अभी टूटा नहीं है, सिर्फ क्रैक डेवलप हुआ है, तो टूट गया। जो टूटा है वो वहां पे स्क्रीन में शो हो गया होगा। दोस्तों ये देखिए, हमारा जो स्टील था हम लोगों ने ऑलरेडी 80 में पंच किया था। देखो हम लोग जो स्ट्रेन निकालेंगे ना कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अब क्या था, क्या स्ट्रेन मान लो जितना स्ट्रेन आया होगा, जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा स्ट्रेन निकल। और इसके बाद ये देखिए, एक हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग है, पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। था, जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया इल्यूमिनेशन के बारे में, ये देखिए डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू एल। इलोंगेशन लिखा है ना, वही स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, माइनस L0 अपॉन L0 इंटू 100, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा डेल्टा एल क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, चेंज इन लेंथ। अभी जैसे हम लोगों ने स्टील चेंज टेस्ट किया, उसका हम लोगों ने कितना तो क्या था, स्टार्टिंग में बताया था कि 80 mm का लिया था सैंपल, ठीक है ना। अब अभी जब चेक किया है तो 102.64 हो गया है, मतलब स्टार्टिंग कितना था लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 80 mm था, लेकिन अब जब टूटा है तो उस केस में लेंथ चेक कर रहा है तो निकला है कितना, 102.64। तो कितना चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 102.64 में 80 माइनस कर दिया है तो ये 22.64 आया है। तो ये चेंज इन लेंथ हो गया, ऊपर में 22.64 लिख देगा, और नीचे क्या लिख देगा, ओरिजिनल लेंथ 80 लिख देगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल लेते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ 300, ठीक है। अब इसमें जैसे दोबारा जब ये स्टील टेंसाइल चेक करने के बाद हमारा क्या आया रीडिंग, ये आया 22.64, और इनिशियल गेज हमारा गेज जो हम लोगों ने मार्किंग किया था वो 80 mm था, ठीक है। फाइनल लेंथ हमारा कितना आया, 102.64 mm आया। तो टोटल यदि हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद, परसेंटेज ऑफ इल्यूमिनेशन कितना आया, 28.30। ये क्या है, ये परसेंटेज है, ये हमारा जो हम लोगों ने स्टील। ठीक, ये समझ में आया वीडियो से कुछ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालें, अभी हम लोग कैसे डायमीटर का मेजरमेंट करते हैं।
देखो ये सैंपल जो था ना अभी वहाँ जो वर्नियर कैलिपर लगाया था है ना, इस तरीके से, इससे हम लोग डायमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं। लेंथ का भी उसी तरीके से, मान लो 80 mm लेंथ था, तो ये स्टार्टिंग में 80 mm लेंथ था, और जब इसको खींचा इस पे तो क्या हुआ, ये लेंथ बढ़ के जब जिस कंडीशन ब्रेक हुआ है तो उस केस में ये लेंथ 102.64 हो गया। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 102.64 माइनस 80, ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा, और ओरिजिनल लेंथ 80 था। और अगर परसेंटेज वो स्ट्रेन निकल रहा था कि परसेंटेज इलोंगेशन कितना हुआ, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, एक टेस्ट नजर आया सभी को, समझ में आया टेस्ट क्या था, कैसे कर रहा था। वो इसलिए हम दिखाए ना कि माइंड पे वो सेट हो जाए कि हम लोग स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, कुछ विजुलाइज हो जाए इसीलिए। हाँ या ना, कोई तो कुछ बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, आया सभी को। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कितने प्रकार का स्ट्रेंथ होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ में मतलब क्या, ये जो रॉक सैंपल है ना, वो सब सारा इनडायरेक्ट ही करते हैं, इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अच्छा, समझ रहे हो इसलिए नहीं बोल रहे हो। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव में क्या होगा, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। और सीयर में क्या होता है कि एक टेबल मान लो, है ना, पुश कर रहा होता है ना, कि मान लो अगर टेबल का नट बोल्ट वगैरह लूज रहता है तो उसको धकेलने की कोशिश करो तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन जो है, जैसे स्टार्टिंग में टेबल ऐसा है, जब इसको धकेलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये बेस पता चला कि वैसा ही रह गया, इसलिए ये हल्का सा ऐसे, ये सीयर होता है। तो हम लोग का जो रॉक मास होता है ना, जो भी ओरिजिनल ग्राउंड कंडीशन होता है, अब जब वहां पे हम लोग कुछ भी एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं तो उस केस में ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, सीयर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला सिचुएशन कहाँ आता है, ये जो रॉक पिलर होता है ना, जब हम लोग पिलर माइंस बना रहे हैं, ठीक है ना, ये पिलर हो गया। पिलर के ऊपर क्या है, ऊपर रूफ है, नीचे ग्राउंड है, तो दोनों क्या कर रहा है, ऊपर दबा रहा है पिलर को, तो वहां पे पिलर के लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं, कितना सह पाएगा, कितना स्ट्रेंथ है पिलर का, जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही लोड सह पाएगा, उससे अगर ज्यादा दे देंगे तो जो पिलर का फेल्योर होता है ना, प्रेशर बम्प और कौन शॉक बम्प जो होता है, प्रेशर बम्प और शॉक बम्प, जिसके कारण क्या होता है, पिलर फेल कर जाता है बहुत बार। तो वो सब चीज के लिए हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पिलर का डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कभी भी डायरेक्ट नहीं लगता है, कभी भी माइंस में है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्ट नहीं आता है, मतलब टेंसाइल मतलब खींचने वाला, इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, नहीं आता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप में टेंसाइल स्ट्रेंथ कहीं कहीं पे लगता है। और इनडायरेक्ट रूप में बोलता है, ये जो रूप होता है ना अपना, या डोम शेप का कहीं ऐसा एक्सकेवेशन करते हैं तो वहां पे ये जो पोर्शन होता है ना, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इनडायरेक्ट वाला लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जो अभी तुम लोग को लेब दिखाए थे ना, जो यूनिवर्सल, क्या था, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो था, वहीं पे हम लोग यूसीएस का डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या क्या बोल सकते हैं इसको, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, लोड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, अब इसमें फेल्यूर हो गया है। तो ये जो सैंपल लेते हैं इसमें इसमें बताते हैं कहाँ है, इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट कि यूनी एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एल बाय डी रेशियो क्या होना चाहिए, लेंथ टू डायमीटर रेशियो, कि जो भी रॉक सैंपल ले रहे हैं सिलेंड्रिकल रॉक सैंपल, इसका एल बाय डी रेशियो क्या होना चाहिए, तो एल बाय डी रेशियो 2 to 3 होना सकता है, मतलब लेंथ जो होगा 2 to 3 टाइम्स डायमीटर का होगा।
लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं क्या हो जाता है, लेंथ 2.5 टाइम्स डायमीटर होगा। जनरली हम लोग ये यूज कर लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लो सीधा कहीं पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कैसे निकालेंगे, तब प्रेशर बाय एरिया, एरिया हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे π/4d² से, और किस लोड पे फेल हुआ है, ये क्या हो गया, फेल्योर लोड। ये सिंपल फॉर्मूला है कि किस लोड पे वो फेल हुआ है, तो ये फोर्स रहेगा यहाँ पे और ये एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये न्यूटन रहेगा। तो ये निकलेगा किसमें, पास्कल में। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट भी रह सकता है, केजी दे सकता है ऊपर में, नीचे mm² दे सकता है। केजी को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो 1 kg है तो कितना न्यूटन होगा फोर्स, तो इसको 1 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 न्यूटन होता है। ये नहीं ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, सिग्मा सी बराबर क्या होता है, P/, स्ट्रेस मतलब जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये। ठीक है ना, और ये टर्म को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलो इसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है इसी में, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला ही आ जाता है कि क्या है फॉर्मूला, किसी में d/l कर दे, मतलब d/l है ना, l/d कर देगा, यहाँ पे 0.778 है, इसके बदले 0.222 कर देगा, ऐसा कर देता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला उसी के लिए है। इसमें क्या है कि हम लोग निकालना रहेगा ये वाला अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसका निकालना है, जिसका क्या रहेगा, एल इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। बताया ही है कि एल जो रहता है 2 to 3 टाइम्स डायमीटर का होता है एल। ठीक है ना, और ये किसका रहेगा, जिसका l/d रेशियो दिया हुआ रहेगा, मतलब d/l रेशियो, d/l रेशियो 1 होगा, मतलब लेंथ और डायमीटर दोनों इक्वल होगा, तो उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि जो हम लोग को निकालना है ना, अल्टीमेट निकालना है कि कितना वो अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो ये सिग्मा सी यू है, मतलब जिसका दिया हुआ रहेगा डाटा, जिसका l/d रेशियो 1 रहता है वो दिया हुआ रहता है, और बाकी फॉर्मूला अगर लिख दो 0.778 प्लस 0.222 d/l। इस तरीके से हम लोग अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। डी पता रहेगा, हम लोग जो भी रॉक सैंपल एल और डी दिया हुआ रहेगा, एल भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला याद रखने का क्या ट्रिक है, सभी को फॉर्मूला नजर आ रहा होगा ना, आ रहा है कि कंफ्यूजन ये होता है कि 0.778 यहाँ था या 0.222 कहाँ पे था, तो ये ध्यान रखो, डायमीटर हमेशा क्या होता है, लेंथ ज्यादा होगा या डायमीटर ज्यादा होगा, ये बताओ, डायमीटर ज्यादा होता है या लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि l/d रेशियो हम 2:3 बोल रहे हैं, लेंथ ज्यादा हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, तो ये फॉर्मूला में ये ध्यान रखना 0.222 जहाँ है ना, वहां पे ऊपर में साथ में डायमीटर है। ठीक है ना, वहां पे ऊपर में साथ में डायमीटर है, कम वाला है, जिसका वैल्यू कम होता है वो ऊपर में होता है, तो 0.222 के साथ में क्या है, डायमीटर हो, नीचे एल है, तो एल यहाँ पे दूर में है, तो यहाँ पे भी एल दूर में लिखे हुए हैं, अलग से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बताएगा और कुछ नहीं। तो वो हो गया तुम्हारा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि l/d रेशियो कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे जो भी लोड अप्लाई होगा ना, ये वाला लोड अप्लाई होगा, सिग्मा 1। मतलब माइंस का पिलर में ऐसा ही हो बनता है सिचुएशन, माइंस का पिलर में क्या होता है, साइड में तो गैलरी है, तो साइड से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ना, सिग्मा 3 = 0, खाली एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वही यहाँ पे देखो ब्लू कलर में जो है ना कि द लोडिंग कंडीशन सिमुलेट्स द कंडीशन ऑफ पिलर्स सपोर्टिंग द माइन रूफ,
इन केस ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में जो पिलर रूफ को सपोर्ट करता है वही सिचुएशन यहाँ पे है। और यूनि एक्सल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है तुम लोग सरदार वाले, मतलब यूपी में वाला, कि इसमें लोडिंग सिर्फ क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, और देयर इज नो लोड एलोंग एन एक्सिस, ठीक है ना। यूनि एक्सियल और अनकंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रोप व्हेन लोड ऑन द रोप एक्ट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। और देयर इज नो लोड एलोंग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लोडिंग एक्सिस, मतलब क्या, ये लोडिंग एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, यही ना एक्सिस है। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब वही वो घुमा के लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा टर्म तुम लोग को समझना पड़ेगा कि बोल दे कौन ऐसा स्ट्रेंथ टेस्ट है कि जिसमें लोडिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो कौन सा है, कंप्रेसिव यूनि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, ठीक है ना। ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं बोल देना, क्योंकि ट्राई एक्सियल में साइड से प्रेशर लगता है कन्फाइंड वाला। अब क्या होता है कि ये जो यूसीएस डिटर्मिनेशन करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना रहता है कि सैंपल प्रिपरेशन करो, लैब में लेके जाओ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोग टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालते हैं, जो अभी दिखाए थे ना कि कोनिकल शेप का ऐसा था, इसके बीच में सैंपल रख दिए हैं और फिर नीचे से भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना, आई एस बराबर पी बाय डी स्क्वायर। पी हो गया फेल्योर लोड, मतलब लोड एट रप्चर, और डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लोड। तो बहुत बार जो डिस्टेंस होता है ना, ये डायमीटर जो होता है ना, वही डिस्टेंस होता है। बोलो कैसे, मान लो तुम्हारा यही है पूरा सैंपल है, यही तुम्हारा सैंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर से लगा रहे हैं और यहाँ से, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस यहाँ हो वही तो डिस्टेंस होगा ना। तो डिस्टेंस क्या, सिंपल जनरली डायमीटर ही होता है। वैसे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लोड। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जो हम तुम लोग बताए भी लिखा होगा कि सिंस द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेक्स टाइम इन ए लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू डिपेंड्स, और बहुत सारा फैक्टर होता है जिसमें इसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग क्विक एस्टिमेशन के लिए फॉर एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रोप पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इज पॉपुलर इन रोप मैकेनिक्स। इसका पिक्चर एक बार तुम लोग देख लो फिर से, ये देखो है ना पॉइंट लोड इंडेक्स। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका डायमीटर हुआ होगा, है ना, ये जो डायमीटर होगा वही डिस्टेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पॉइंट लोड इंडेक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले केस में, पी बाय डी स्क्वायर। डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डी एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लोडिंग प्लेटेंस बोलो, और पी हो गया फेल्योर लोड, जिस लोड पे ये फेल करेगा तो वो लोड यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में और डी लिख देंगे नीचे, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स हुआ। अब इसी में क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन अप्लाई करता है कि जनरली जो होता है ना, कि अभी जो पॉइंट लोड इंडेक्स लिए हैं उसके लिए एल बाय डी रेशियो जो होता है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो 1.4 होता है। मतलब अगर 54 mm का सैंपल है ना, डायमीटर है 54 mm डायमीटर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 54, मतलब इतना डायमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 दूना 216, मतलब 75.6 लेंथ रहेगा इसका, ठीक है ना। और डायमीटर कितना रहेगा, अगर डायमीटर 54 में रहेगा तो लेंथ कितना हो जाएगा 75.6। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी निकालते हैं ना पॉइंट लोड इंडेक्स,
तो वो बोला जाता है कि हम लोग को 50 mm कोर के लिए निकालना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो करेक्शन क्या होता है उस केस में, ये फॉर्मूला से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ देता है। जो आई एस निकाले हैं ना वहां पे, जो भी निकाले हैं पी बाई डी स्क्वायर से, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्यू यू निकल जाएगा। क्यू यू क्या होगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर्स विथ लेंथ टू डायमीटर रेशियो 2:1। मतलब जिसका डायमीटर लेंथ टू डायमीटर रेशियो 2:1 रहेगा, उसका अगर हम लोग डाटा निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 24 इंटू आई एस 50 कर देंगे, और आई एस 50 क्या हो जाएगा, पी बाय डी स्क्वायर। सिंपल तुमको फॉर्मूला इसमें याद करके रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, सिग्मा सी पी बाय ए वाला। दूसरा क्या फॉर्मूला है, अल्टीमेट कैसे निकालेंगे, एक दिया हुआ रहेगा क्यूबिकल शेप का जिसका लेंथ और डायमीटर रेशियो इक्वल रहेगा, इंटू 0.778 प्लस 0.222 डी बाई एल। ये डी बाई एल ये टर्म सिर्फ साथ में है, ठीक है ना। अब पॉइंट लोड इंडेक्स निकालने क्या फॉर्मूला है, पी बाई डी स्क्वायर। सिंपल अगर बोल देता है 2:1 रेशियो वाले का, तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये था हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो पढ़े हैं अभी। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या बोलता है कि देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी देखा ना, रोड जो था, वो रोड को क्या था एक्चुअल में, वो हम लोग वहां से प्रेशर जो अप्लाई कर रहे थे ना, ये डायरेक्ट ही ये कंप्रेसिव फोर्स ही अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो कैसा था, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट। क्योंकि पकड़ के खींचने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को रॉ का स्पेसिमेन ऐसा बनाना होगा कि अगर पकड़ के खींचना है, कैसे किसी को खींच पाएंगे दोनों साइड से, मतलब कुछ तो पकड़ने के लिए बनाना होगा, होल्डिंग टाइप से, होल्डर टाइप से, कि इधर से भी लगा के खींच लें, इधर से भी खींच लें। तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो करते हैं ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से क्यों बोल रहे हैं, कि एक्चुअल में हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा रही है, ऊपर से भी दबा रहे हैं, नीचे से भी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट हो रहा है ना, जो मैकेनिज्म हो रहा है, जो मान लो और कुछ कुछ, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो इनडायरेक्ट टेक्स, मतलब इनडायरेक्ट हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं उसके थ्रू। और उसके लिए भी दो टेस्ट होता है, एक ब्राजीलियन टेस्ट होता है, एक ब्राजीलियन टेस्ट हो गया, और दूसरा दूसरा टेस्ट है वही बेंडिंग टेस्ट जो बता रहे थे। तो ब्राजीलियन टेस्ट क्या होता है, देखो अभी यहाँ एक फिगर दिखाए हुए थे ना, ये ब्राजीलियन टेस्ट का फिगर है। इसमें क्या करते हैं, ये जो रॉक सैंपल था ना, ये बड़ा सा लंबा चौड़ा जो दिख रहा था, इससे बीच से एक पोर्शन कट के निकालने डिस्क शेप का। तो ये इस तरीके का पोर्शन थोड़ा सा कम थिकनेस वाला वैसा निकालनी है, ठीक है ना। इस तरीके का पोर्शन निकालनी है। अब इसको क्या किया है, यहाँ पे दो लोडिंग प्लेटेंस के बीच में रख दिया है, ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ दिखने में लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, कम तक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे एक्चुअल में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये कंप्रेसिव ना होकर टेंसाइल फोर्स लग जा रहा है। ये ध्यान रखना। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ब्राजीलियन टेस्ट कैसा टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। और कैसा टेंसाइल, मतलब इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है ना। कहाँ गया, यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे वही फिगर है, तो इसमें जब भी फ्रैक्चर होगा ना, इसी तरीके से होगा फेल्योर। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 2F या 2P, जो भी बोलो, 2F भी हो सकता है या P भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी, दोनों सेम है, फोर्स या फोर्स बोलो या लोड बोलो, दोनों सेम है, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, पाई डी एल बोलो या टी बोलो, पाई डी एल बोल दो, अलग अलग फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं। सिग्मा टी बराबर 2F बाय पाई डी एल भी बोल सकते हैं इसको, या 2P बाय पाई डी टी, ठीक है ना। टी क्या है, थिकनेस है, एल क्या है, लेंथ है। तो लेंथ और थिकनेस यहाँ पे ब्राजीलियन टेस्ट के केस में सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा,
क्योंकि हम लोग देखो डिस्क शेप का कट किए हुए हैं ना, तो इसका तो ये डायमीटर हो गया। अब ये जो चौड़ाई है, मान लो अगर लेंथ बोलेंगे तो इसमें जो थिकनेस बच रहा है ना, यही लेंथ, तो यहाँ लेंथ से दिखाया है ना, वही लेंथ है, वही थिकनेस है। मतलब एक्चुअल एक तरीके से थिकनेस को ही यहाँ पे लेंथ बोला जा रहा है, जिसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, 2F बाय पाई डी एल या 2P बाय पाई डी टी। एफ क्या हो गया, फेल्योर लोड हो गया, एल क्या हो गया, थिकनेस हो गया, डी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फेल्योर निकाल सकते हैं। और फेल्योर किस पैटर्न का होता है, वो गेट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फेल्योर जो होता है वो स्प्लिटिंग एलोंग ए वर्टिकल डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन। देखो पिक्चर में ये वर्टिकल डायमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, तो वर्टिकल डायमीटर के एलोंग ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार का फेल्योर पैटर्न ये ब्राजीलियन टेस्ट में होता है। इसका भी वीडियो देख लो, ब्राजीलियन टेस्ट कैसे करते हैं। और वो है ना तुम लोग का क्या बोलते हैं, जो डाटा सेट करने वाला था ना, खुद से आप सेट कर सकते हो, 360 तक मिनिमम जा सकते हो, ठीक है ना। स्टील एलिमेंट डाया का जो हम लोगों ने अभी चेक किया है, ये देखो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो पहला फॉर्मूला बताया था ना, सिग्मा सी बराबर पी बाई ए वाला, वो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ध्यान दो, टूट जाएगा अचानक से। 200 300 देखो यहाँ पे सैंपल है ये, ठीक है ना, 10 Yep, it goes. ये सैंपल है, देखना अचानक टूटेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। 20 आई ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, टूट गया। So, तो जिस लोड पे टूटा है ना, तो वो ऊपर पे पी लिख देगा, नीचे ए लिख देगा, उससे निकल जाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है इसका, ठीक है। और एक ब्राजीलियन टेस्ट, Basically, देखो, we're doing ब्राजीलियन टेस्ट के लिए we're causing सैंपल देखो यही। one mode of failure to extract another mode of failure. So in this particular case, we're going to apply a load in compression, and we're going to calculate tension. देखो इसमें थिकनेस क्या हो रहा है, ये जो हाथ में लिए हुए हैं ना, देखो हाथ में लिए हुए हैं, तो ये तो गोल अगर देखेंगे बीचों बीच मिलाएंगे डायमीटर होगा, तो ये जो एल की बात कर रही है यही थिकनेस है, जो इसका मोटाई है ना, वो उसी को लेंथ बोल रहे हैं, उसी को थिकनेस बोल रहे हैं, जो भी पिक्चर में। This experiment. So there is an example. We have to recalculate the कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स मतलब इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ऊपर से कंप्रेसिव लगा रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किए हुए हैं ना, जिसके कारण इस पे कौन सा फोर्स पड़ रहा है, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है वो टेंसाइल फोर्स पड़ रहा है। loading rate. Now we're using a special holder to make sure that this sample. देखो बताया था ना कि वर्टिकल डायमीटर में टूटेगा, जिधर से लोड अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डायमीटर में क्रैक डेवलप हो गया है, Okay, now. बस ये लोड यहाँ निकाल लेगा, जो लोड अभी दिख गया होगा उसको अपना इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो लोड से क्या करेगा, सिंपल ये फॉर्मूला में पुट कर देगा कि टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, वहां लोड निकाल देगा, फेल्योर लोड, और डी एल तो नाप के अपने से लिख सकते हैं। तो आज का जो था ना, इतना ही मेन था। और एक और इसमें छूटा हुआ है सिर्फ, इसको अभी हम इसलिए बता रहे हैं, नहीं हॉरिजॉन्टल क्रैक नहीं होगा, जब भी क्रैक होगा वर्टिकल क्रैक ही होगा। ये जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में जो बताए थे ना, पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे निकालेंगे, पी बाई डी स्क्वायर 24 इंटू IS50 किए थे, उसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में भी कि जल्दी निकालना रहता है ना, तो उस केस में भी हम लोग पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट निकालते हैं। लेकिन उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे होता है, 0.0675 से, मतलब 0.0675 पी बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है टेंसाइल स्ट्रेंथ जब निकालेंगे ना, पॉइंट लोड इंडेक्स का मेथड यूज करके, तो उस केस में। और एक और रिलेशन है कि मान लो कभी आता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जब भी रॉक होता है ना, सिंपल क्वेश्चन एक लाइन का आता है कि रॉक इज ऑलवेज वीकर इन टेंशन। अगर रॉक को खींचेंगे ना हम लोग, रॉक इज ऑलवेज, हाँ ये कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, तो 0.0675 है, ठीक है ना। अगर ये जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर किसी रॉक का मान लो 100 MPa रहेगा ना,
ये मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 100 एमपीए रहेगा, तो सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा ना, इसका 1/10 ही रहेगा, मतलब मात्र 10 एमपीए। सोचो, मतलब रोक इज ऑलवेज वीकर इन टेंशन, मतलब रोक पे जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे ना तो तुरंत टूट जाएगा वो। तो हमेशा रोक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। ये किसी जगह पे पॉइंट पे लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे, ऑल दो, यहाँ पे देखो, रोक इज वीक इन टेंशन, एन एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रोक मास हैज बीन फाउंड टू बी 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी रोक मास का 200 एमपीए रहेगा ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। 200 को डिवाइड बाय कितना से कर दो, 1/10, मतलब 20 रह जाएगा सिर्फ। तो इसलिए हमेशा टेंशन में है, टेंशन जो होता है, अगर सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, यूपीएमआई वाले में भी, गेट में भी आ सकता है ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि रॉक इज ऑलवेज वीकर इन टेंशन, ये लाइन ध्यान रखना। और अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू रहेगा, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा वो 10 गुना रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सिंपल है, ये रफ अप्रोक्सीमेशन याद रखना। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो बाय 10 से डिवाइड कर देना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो ऐसा एक शायद यहाँ पे फॉर्मूला भी एक एलबी करके बनाया हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में एक और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 21 इंटू सिग्मा टी प्लस 4000 एलबी, जो यूनिट है ना अलग यूनिट में दिया हुआ है, इंच स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर हम एसआई यूनिट में रखेंगे ना, तो एसआई यूनिट में वही आएगा 10 गुना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ से अप्रोक्स 10 गुना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तुम लोग से, तो फिर ध्यान रहेगा कि हाँ क्या क्या था ये बताए। ग्रेडियंट वाला चार्ट, ग्रेडियंट इसमें कहाँ है यार, L/D रेशियो बोलो, L/D रेशियो 2:3:1। जब यूसीएस वगैरह करेंगे ना, यूनिएक्सल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे, तो ये वैल्यू होना चाहिए, लेकिन जनरली 2.5। अच्छा, ग्रेडियंट वाला चार्ट, आज ग्रेडियंट वाला यार हम पीपीटी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? ग्रेडियंट वाला जो है पीपीटी हम अपलोड कर देंगे। एक हम फॉर्मूला लिख बताना चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना? चारों में कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना, क्योंकि जो भी रटवाए हैं सो ट्रिक से वो ध्यान रखना। चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? इधर सिग्मा क्यूबिकल करेगा, ठीक है, इसका L/D रेशियो 1 है, ठीक है, एक नंबर सही है। एक ब्राजीलियन टेस्ट का है, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला क्या था, 2p/π/dt। ये फॉर्मूला यूज करके एक क्वेश्चन बनाना तुम लोग कि जो डायमीटर दिया हुआ है रॉक सैंपल का वो 50 mm है, थिकनेस बोलो या लेंथ बोलो वो 25 mm है, और जो फेल्योर लोड है, F बोलो या P बोलो, वो 1964.28 kg है। तो बताओ सिग्मा टी कितना होगा? सब अपना अपना कैलकुलेट करो।
कोई कैलकुलेट किए हो क्या? सिंपल ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और गेट वाले जो भी है, हम न्यूमेरिकल पे उनको ज़्यादा फोकस करना है, सोचना। किसी का आया 1 1 आ रहा है क्या? 1 पॉइंट समथिंग, 1.000 आ गया क्या? हाँ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 1.000 करके आएगा kg पर mm² आएगा, ठीक है ना। सिंपल है, कैलकुलेटर में डाटा पुट करना है, आंसर आ जाना है। और लेंथ टू डायमीटर रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के केस में कितना है? 2:3:1 जो लिख दिए हैं वही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आया सभी का आंसर, सभी का आया है कि नहीं? यहाँ पे ये सिंपल है, 2 × ये जो दिया हुआ है, हाँ 1.0009 करके आ रहा है ना, सही है, kg पर mm²। और अगर सेंटीमीटर में इसको पूछ देगा तो क्या करना होगा? क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 mm होता है, ठीक है ना। तो यहाँ mm का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा ये। 10 सेंटीमीटर नहीं यार, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नहीं आ रहा डाटा चूज करने वाला सर, मतलब 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 mm कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? की जो आ रहा है ना, 1 ही मान के चलो, डिवाइड बाई mm² में आ रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में क्या हो गया? 0.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.01 काट के 2 जीरो ऊपर बिठा दो तो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल यूनिट है, कुछ नहीं। ऑप्शन नहीं आ रहा है चूज करने वाला, चूज करने वाला ऑप्शन तो कल ही मेरे पास 2 दिन पहले ही मेल आया है, बताना तुम लोग भूल गए थे। ठीक है, तो आज के लिए समझ में आया सभी को?